students, welcome to the second lecture of verb. In previous lecture we have completed main verb and its types. In this lecture we will do helping verb. इस लेक्चर में हम helping verb पढ़ेंगे, उसके types क्या होते हैं और उसमें primary auxiliary verb क्या होता है, इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या इशू होता है तो आप प्लीज़ कमेंट में वो क्वेश्चन पूछो और मैं जल्द से जल्द उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इस लेक्चर में हम समझेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं और उनका यूज किस तरह से किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब एंड आर ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वो टू टाइप्स होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मोडाल्स। इट एड्स मीनिंग और असिस्ट द मेन वर्ब टू फॉर्म अ कंप्लीट थॉट। इसका क्या मतलब हुआ? हेल्पिंग वर्ब आर दोज वर्ब which directly supports or assist the main verb so that one can understand what the main verb is and what it wants to convey। मतलब कि हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब को सपोर्ट करने का, उसको हेल्प करने का, ताकि उसका जो भी सेंस है, मीनिंग है, उस सेंटेंस में कायदे से और अच्छे से वो समझा सके, एक्सप्लेन कर सके। तो हेल्पिंग वर्ब का काम हेल्प करना होता है मेन वर्ब को। ओके, देयर आर 16 हेल्पिंग वर्ब्स। 16 टाइप नहीं है, ऐसे वर्ड हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिसमें 3 ऐसे हैं which are primary auxiliary verb which we will do in this lecture। they are be, have, do। ये 3 primary auxiliary verbs होते हैं या इसको primary helping verb भी कहते हैं, ठीक है। and there are 13 modals। modals हम next lecture में करेंगे। now this we have earlier understood। helping verb is used with main verb but it can also be used alone। ये चीज मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ यूज हो सकता है, बट कुछ ऐसे सेंटेंस देखने को हमको मिलेंगे जहां पे हेल्पिंग वर्ब अकेले यूज होगा, वहां पे उसके साथ मेन वर्ब नहीं होगा। यहां एक एग्जांपल देखिए, शी इज वॉचिंग अ मूवी। सबसे पहले इसका मतलब समझिए, वो क्या कर रही है? शी इज वॉचिंग अ मूवी, वो एक मूवी देख रही है। यहाँ काम क्या हो रहा है? वॉच करने का, मूवी वॉच करने का। वर्ब आ रहा है, वॉचिंग है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज है। तो मेन वर्ब वॉचिंग, असली काम जो मेन वर्ब बता रहा है वो वॉचिंग बता रहा है, लेकिन वो देख रही है, ये बताने वाला काम में सपोर्ट करने का काम हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस कर रहा है, ठीक है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि यही इस सिर्फ और सिर्फ अकेले यूज हो जाए और ये किसी भी तरीके से किसी मेन वर्ब के साथ नहीं यूज हो सकता है। ये एग्जांपल देखिए, शी इज हैप्पी, वो खुश है। यहां पे कोई काम नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है। हैप्पी इज अ स्टेट, जो हमने बताया था वर्ब की डेफिनेशन में। तो ये हैप्पी एक एडजेक्टिव है, ये वो बता रहा है कि वो क्या फील कर रही है। यहां पे मेन हमारा वर्ब सिर्फ एक है, वो है इज। यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब अलग अलग नहीं है। ओके, अब हम फोकस करेंगे हमारा जो 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उन पे। उसमें हमारा पहला जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब उठा रहे हैं वो है बी। बी डायरेक्ट किस तरीके से यूज होता है? बी यूज होता है इज, एम, आर, वॉज, वर की तरह। अब कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर कैसे यूज होता है ये समझिए। पहली चीज, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस क्या होता है? ऐसा प्रेजेंट टेंस जो कॉन्टिन्यूअसली चला आ रहा है, ठीक है। यहां पे हम वो सारे कॉन्टिन्यूअस केसेस की बात करेंगे जो चला आ रहा है। कॉन्टिन्यू मतलब जो चला आ रहा है, ठीक है। तो जब भी प्रेजेंट टेंस होगा वहां पे इज, एम, आर लगेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल है, आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। हम खा चुके नहीं, खत्म नहीं हो गया, खाए थे नहीं, मैं अभी चल रहा है, वो प्रोसेस में है, कॉन्टिन्यूस है, आई एम ईटिंग केक, ठीक है। अब अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूस की, ये पूरे सारे जितने केसेस अभी हम करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी बी में, ये 2 तरीके के होते हैं, कॉन्टिन्यूस और पैसिव। पैसिव क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझिए कॉन्टिन्यूस में सारे टेंसेस कैसे कवर होते हैं। कॉन्टिन्यूस में जब पास्ट टेंस की बात आती है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जब होता है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं वॉज और वर, और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल है, आई वॉज ईटिंग केक। ये 1 सेकंड का काम नहीं था, मैं खा रहा था, मैं केक खा रहा था। यहाँ वर्ब क्या है?
ईट करना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ईटिंग लगी है, ठीक है, और वॉज लगा है। ओके, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जब हम एग्जांपल उठाएंगे तो हमारा लगेगा विल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एग्जांपल देखिए, आई विल बी ईटिंग केक, मैं केक खाऊंगा। यहां हमारा फिर से वर्ब ईट के साथ आईएनजी लगा है और जो कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर टेंस के लिए हमको यूज करना था वो है विल बी। ओके, तो जब भी हमको बी की फॉर्म दिखेगी इज एम आर में तो हमको इज एम आर में वर्ब प्लस आईएनजी लगानी है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी इज एम आर वॉज वर्ब होता है तो उसके साथ हमको केस में क्या दिखेगा, वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, अब हम बात करते हैं पैसिव फॉर्म क्या होता है। अभी हमने कॉन्टिन्यूस कह दिया कि भाई कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, कोई टेंस में कोई काम चल रहा है, वो कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। पैसिव वॉइस क्या होती है, पैसिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसा सेंटेंस जहां पे हम फोकस करते हैं एक्शन पे, सब्जेक्ट पे नहीं। अब ये क्या होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि सब्जेक्ट पे कब फोकस करते हैं और कब नहीं करते हैं। आप उसको एक बार देख लेना, वहां पे मैंने कहा काफी अच्छे से इसको डिफाइन किया है। एक एग्जाम्पल लेके इसको समझिए। अ स्मॉल फिश आर ईटन, सॉरी, स्मॉल फिश आर ईटन बाय बिग फिश इन द सी। इसका मतलब क्या है, स्मॉल फिश, छोटी मछलियां खाई जाती हैं बड़ी मछलियों द्वारा समुद्र में। यहाँ पे फोकस किस चीज पे हो रहा है, सब्जेक्ट पे, कि मछली को खाने की बात हो रही है। यहाँ एक्शन पे बात कम हो रही है, खाने की बात हो रही है कि किसको खाया जा रहा है, बिग फिश, स्मॉल फिश। तो फोकस हमारा फिश पे है, लेकिन वर्ब तो फिश नहीं है, वर्ब क्या है, ईटन है। तो यहाँ पे फोकस हमारा जो शो कर रहा है वर्ब, वो ईटन शो कर रहा है। ओके, और सेकंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इज हैव। अंडर दिस वी हैव, हैज और हैड। इसका यूज डिपेंड करता है कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। हैव का बेसिकली जो यूज होता है, इट इज यूज टू मेक प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस। जब किसी सेंटेंस को हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना होता है या पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना होता है, तो जो वर्ब होता है उसके आगे हम हैव लगाते हैं, ठीक है। जो इसका रूल होगा वो ये होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगता है। पास्ट पार्टिसिपल हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, एक रफ आइडिया ले लेते हैं, बिकॉज टेंस जब हम करेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो जहां पे देयर इज अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट टेंस एंड द पास्ट टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके साथ भी पास्ट पार्टिसिपल लग रहा है तो एक ही सेंटेंस में आपको एक लिंक मिलेगा और वो लिंक का काम हैव करता है। फाइन, यह हमारा जो एग्जाम्पल है ये प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। तो यहां पे जो हमने यूज किया है वर्ब की तरह, वो हमारा मेन वर्ब है फिनिश्ड, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो है हैव। यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल है, द पिक पॉकेट हैड स्टोलन आवर वॉलेट। इसका मतलब है पिक पॉकेट क्या होता है, पिक पॉकेट होता है जो जेब कतरा होता है, जो जेब काटता है। तो जेब कतरे ने हमारा वॉलेट चुरा लिया है। यहाँ पे वर्ब या क्या काम हो रहा है, स्टोलन मतलब चोरी करने का काम हो रहा है, वॉलेट मतलब होता है पर्स, ठीक है। और हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, वो है हैड। तो मेन वर्ब स्टोलन और हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड। फाइन, अब अगर हम किसी सेंटेंस को यहाँ पे हमको निगेटिव में कन्वर्ट करना होता है तो वहां पे हम हैवेंट, हैडेंट या हैजंट यूज करते हैं। एक एग्जांपल हमारा है आई हैवेंट आंसर्ड येट। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने अभी तक आंसर नहीं दिया है। आई हैवेंट आंसर्ड येट, हमारा यहाँ पे जो हमारा ये वर्ब है ये निगेटिव वर्ब है। फाइन, अब लेट्स डू नेक्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब विच इज डू। ये तीन तरह का होता है, डू, डिड, डन, ठीक है। इसका मेन पर्पस होता है टू बी यूज्ड एज टू आस्क क्वेश्चन और एम्फेसिस ऑन समथिंग और मेक अ सेंटेंस नेगेटिव। तो इसका मेन काम है कि कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी चीज पे फोकस करना हो। एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज पे फोकस करना हो या उस पर लाइट डालना हो, ठीक है। किसी चीज पे हमारा पॉइंट मेन हम शो करना चाह रहे हो कि क्या है, और सेंटेंस को नेगेटिव जब बनाना हो तो इसके लिए हम डू का यूज करते हैं।
अब क्वेश्चन पूछने के लिए हम कैसे करते हैं, वो यहाँ पे देखिए, डू यू वॉन्ट सम टी, क्या आपको चाय चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो डू है ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है, क्या आपको चाय चाहिए। अगर एम्फेसिस मतलब किसी चीज को हम फोकस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा देखिए, आई डू वॉन्ट यू टू पास द एग्जामिनेशन, पास इंग्लिश एग्जाम्स। अब मेरा विश है कि आप इंग्लिश एग्जाम पास कर जाओ, मैं चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं एम्फेसिस कर रहा हूं इस पे, ठीक है। जब वो निगेटिव सेंटेंस होगा तो हम पूछेंगे, या सॉरी, जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो हम उस बात को निगेट कर रहे होंगे। आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, मेरे को आइसक्रीम नहीं पसंद है, तो यहाँ पे डू नॉट मिलके एक निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए, इन सारी चीजों का यूज आपको इस तरह से करना है कि आपको ये पता चल जाए कि हैव का यूज, डू का यूज, या इससे पहले बी का यूज कैसे करते हैं, ताकि उस पर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो हम डायरेक्टली कर सकें। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। सो टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट इट। पहला क्वेश्चन है, हिज एम्प्लॉइज हैव डूइंग excellent work for the organization last year। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है, उसके बाद ही आप उसमें कहाँ पे गलती हो रही है खोज पाओगे। जब तक आपको बात नहीं समझ में आएगी, आप एरर खोज ही नहीं पाओगे। ये चीज़ मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस जब भी आपको क्वेश्चन करवाया है तो ये चीज़ मैंने कही है, तो आप इसको तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे। हिज एम्प्लॉयज हैव डूइंग एक्सीलेंट वर्क, उसके जो एम्प्लॉयज थे वो कर रहे हैं एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छा, वर्क मतलब काम, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लास्ट ईयर पिछले साल। तो पूरी बात ये कह रहा है कि पिछले साल जो उसके एम्प्लॉयज थे उन्होंने अच्छा काम किया है कंपनी के लिए। अब यहाँ पे जो पूरा सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। डूइंग मतलब काम हो रहा है, ये पास्ट टेंस नहीं है। यहाँ जो वर्क है डूइंग वाला वर्ब, वो पास्ट टेंस नहीं शो कर रहा, तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए था डन। तो his employers have done excellent work for the organization last year। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। I declined the invitation not because I did not want to go but because I have no time। इसको समझना थोड़ा सा आसान है पिछले क्वेश्चन की बजाय, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। आई डिक्लाइंड, डिक्लाइंड मतलब डिक्लाइन करना मतलब मना कर देना। द इन्विटेशन, मेरे को जो नोटा आया था मैंने उसको मना कर दिया। नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो, मतलब इसलिए नहीं कि मैं जाना नहीं चाहता था वहां, बट बिकॉज आई हैव नो टाइम, बट इसलिए नहीं मना किया मैंने क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये सेंटेंस फिर से आप चेक करिए कि क्या प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है। यहाँ पे आप देखो, आई डिक्लाइन द इन्विटेशन मतलब मैंने जो इन्विटेशन था वो पहले ही डिक्लाइन कर दिया था, मतलब पहले ही मना हो गया था, अभी की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ जो मेन वर्ब है वो तो सही है, ये हमारा मेन वर्ब है। ओके, तो यहाँ पे एरर कहाँ आ रही है, यहाँ पे आप ये इस चीज को देखो कि क्या ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। सेंटेंस तो हमारा बोल रहा है कि पास्ट टेंस का था, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आई डिक्लाइन द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो बट बिकॉज आई हैड नो टाइम, मेरे पास कोई टाइम नहीं था उस समय, हैड पास्ट टेंस। ओके, अब अगला क्वेश्चन चेक करिए। द अथॉरिटीज हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड द बस विच संक इन द रिवर yesterday। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो अथॉरिटी हैं हैव बीन ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहे हैं, टू फाइंड द बस, बस खोजने की कोशिश हो रही है, विच संक इन द रिवर yesterday। ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा लास्ट लेक्चर के टॉपिक से ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा है ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था। हमने वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी थी V1 V2 V3। तो यहाँ पे जो एरर है ना वो संक में है। संक यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ जो फॉर्म यूज होगी वो होगी संक, क्योंकि अथॉरिटीज जो कल बस डूबी थी उसको खोज रही हैं, तो यहाँ पे जो ये फॉर्म यूज होगा वो संक यूज होगा, ठीक है। ये चीज आपको मैंने पहले बताई है कि आपको सारे वर्ब्स के फॉर्म याद करने पड़ेंगे, एक बार पढ़ने पड़ेंगे कि V2 क्या होता है, V3 क्या होता है किसी भी वर्ड के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देयर आर अ डजन ऑफ एप्पल
lying on the table and you can eat them if you like. अब ये सेंटेंस में एरर कहाँ पे है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपकी इंग्लिश की एक बहुत बेसिक चीज को टच कर रहा है। ये आपको वर्ब के साथ साथ एक बहुत बेसिक पार्ट है, वो ये है सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। सिंगुलर क्या होता है? एक वचन, और प्लूरल होता है बहुवचन। जब भी कोई चीज सिंगुलर होती है तो वहां पे हमेशा हम इज लगाएंगे, ठीक है। और जब भी कोई चीज प्लूरल होती है तो वहां पे हम आर लगाते हैं, बेसिक चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं देयर आर अ डजन ऑफ एप्पल। डजन का मतलब कितना होता है भाई? डजन में तो 12 होता है। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये तो प्लूरल बात है। तो यहाँ पे क्या लगा है? आर लगा है, ये भी प्लूरल है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको समझने की बात है कि डजन जो लिखा है वो अ डजन है। तो जब भी किस तरह की कोई चीज आती है जो पहले से ही अपने ग्रुप में है, तो ये डजन एक अपने आप में ग्रुप है। हम उसको 12 नहीं मानेंगे कि बहुत सारा है, वो एक ग्रुप है। यहाँ लिखा है एक डजन, मतलब सिंगल हो गया, सिंगल डजन। तो हमारा यहाँ आर की जगह इज लगना चाहिए था। इस चीज को आप फिर से समझो कि जब भी ऐसा कोई ग्रुप मिलता है, ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है जैसे कि डजन का ग्रुप हो गया आपका ये, ठीक है। या फिर आपको कोई स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल गया, या कोई भी ऐसा ग्रुप मिल गया, पेयर हो गया। अ पेयर लिखा है तो वहां पे इज अ पेयर लगेगा, ठीक है। क्योंकि पेयर में तो दो लोग आते हैं, लेकिन फिर भी अ पेयर लिखा हुआ है। तो हमको इस चीज का बहुत ध्यान देना होगा। अगर यहाँ 5 डजन एप्पल लिखा होता तो देयर आर 5 डजन होता, लेकिन अ डजन लिखा है मतलब एक डजन है, तो यहाँ क्या लगेगा? इज लगेगा। इस चीज को एकदम आपको उस चीज को समझना है, ठीक है, कि डजन हो गया, पेयर हो गया, तो उसको सिंगल ग्रुप की तरह ट्रीट करना है, ना कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी आती है। फाइन। इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से देख लेना, इसको समझ लेना। जो चीज़ नहीं आएगी आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो कि क्या चीज़ आपको दिक्कत कर रही है। अब कुछ बेसिक बात हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको जो अपनी तैयारी करनी है उसमें किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी है लगातार इन सारे टॉपिक्स की, जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं। उसके साथ साथ आपको ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको डेली खुद से रेगुलरली करते रहना है। उसमें आपका आता है वोकैबुलरी, इडियम फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम्स। ये 3 ऐसे टॉपिक है जो आप एक दिन में या एक हफ्ते में अगर आप कोशिश करोगे खत्म करने की तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको डेली सिर्फ 5 नए वर्ड्स याद करना शुरू कर दो, सिर्फ 5, ज़्यादा नहीं। सिनोनिम, एंटोनिम्स जब आप वोकैब पढ़ोगे तो उसके साथ साथ ही आपके होते रहेंगे। तो अगर आप 5 वर्ड वोकैब में पढ़ रहे हो तो उसके मीनिंग्स पढ़ोगे, उसके अपोजिट मीनिंग्स पढ़ लोगे, तो आपके एक वर्ड पढ़ने से 3 वर्ड तैयार होंगे। एक उसका सिनोनिम पढ़ लोगे, एक एंटोनिम पढ़ लोगे, मिनिमम अगर पढ़ते हो तो इससे आपकी तेजी से धीरे धीरे ग्रास्प जो नॉलेज है इंग्लिश की वो बढ़ती जाएगी। उसके बाद ईडियम फ्रेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी पेपर दोगे एसएसटी का, कोई भी लेवल का, चाहे सीएचएसएल, सीजीएल, तो आपको चाहे सीपीओ, तो आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी जिसमें डायरेक्ट ईडियम फ्रेज पूछेगा, उसमें आपसे उसका मतलब पूछ सकता है उसका। तो आपको ये चीज आनी चाहिए और इसको याद ही करना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पढ़ना है, समझना है, याद करना है। वो क्या आपको पढ़ना है, समझना है, याद करना है। बहुत से बच्चे स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि सर मेरे को वोकैबुलरी समझ में नहीं आती। वर्ड मीनिंग में समझा नहीं जाता है, जो वो कह रहा है उसकी बात को एडजस्ट करो कि हाँ ये बात इसने कही, और उसको वैसे याद करना है, ठीक है।